वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल गांव की पाठशाला में। जैसे कि हम आपके लिए निरंतर वीडियो लेकर आ रहे हैं। हमने आपको पिछले जो 3 वीडियोस अपलोड करे हैं उसमें हमने आपको पढ़ाया। पहले हमने आपको अनुवांशिकता के बारे में पढ़ाया, फिर हमने आपको मेंडलिज्म यानी मेंडलवाद के बारे में पढ़ाया, फिर हमने पढ़ाया कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे तथा मेंडल ने जो मटर का पौधा था पाइसम सटाइवम उसी का उपयोग क्यों किया। उसके बाद विकास को आगे जारी रखते हुए हम आप पढ़ेंगे कि जो मेंडल थे उन्होंने जब पाइसम सटाइवम पर अध्ययन किया तो उन्होंने मटर के 7 विपर्यासी यानी विपर्यासी का मतलब होता है कि एक दूसरे के पूरक, यानी जो पौधे जैसे लंबापन है तो उसका पूरक गोनापन होगा, जैसे ऊंचाई है तो उसका जो पूरक होगा वो नीचा पौधा होगा। तो ऐसे 7 लक्षणों पर उन्होंने अध्ययन किया और उन 7 लक्षणों में उन्होंने निम्न लक्षणों पर अपना अध्ययन किया और प्रभावी और अप्रभावी के बारे में बताया। तो आइए हम आज पढ़ते हैं इन्हीं के बारे में। तो सबसे पहला जो लक्षण था जो कि मेंडल के द्वारा जो कि प्रभावी अप्रभावी पर जो बताया गया था वो था पादप की ऊंचाई, यानी पादप की ऊंचाई, यानी अगर पादप लंबा है तो वो प्रभावी लक्षण है और अगर बोना है तो वो अप्रभावी लक्षण है। ऐसे ही अगर पुष्प की स्थिति अगर कक्षीय है तो वो प्रभावी लक्षण है और अगर अग्रस्त है तो वो अप्रभावी लक्षण है। तीसरे नंबर पर आता है पुष्प का रंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर पुष्प बैंगनी कलर का है तो वो प्रभावी लक्षण होगा और अगर श्वेत कलर का है तो वो अप्रभावी लक्षण होगा। फली की आकृति, यदि फली फूली हुई है तो वो प्रभावी लक्षण है और यदि पिचकी हुई है तो वो अप्रभावी लक्षण है। फली का रंग, अगर फली हरे कलर की है तो वो प्रभावी लक्षण है और यदि पीले रंग की है तो वो अप्रभावी लक्षण है। वैसे ही बीज की आकृति अगर गोल है तो वो प्रभावी है और झुर्रीदार है तो वो अप्रभावी है। बीज का रंग यदि पीला है तो वो प्रभावी है और अगर बोना है तो वो राई। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इन्हीं के आधार पर हमें पता लगता है कि कौन सा लक्षण प्रभावी है और कौन सा लक्षण अप्रभावी है। ये जो कैरेक्टर्स है, ये जो लक्षण है, जो मेंडल के द्वारा जो नियम दिए गए हैं जिनको हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे वहां हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि इनसे ही हमें पता चलेगा कि कौन सा लक्षण अपने आप को प्रयुक्त कर रहा है, कौन सा लक्षण अपने आप को छुपा रहा है। मेंडल के द्वारा जो 7 विपर्यासी लक्षण यानी एक दूसरे के जो पूरक लक्षणों का अध्ययन किया गया, उनके बाद उन्होंने अपने नियम प्रतिपादित किए थे। उन्होंने अपने जो नियम प्रतिपादित किए उनको हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे तथा उनके देने के बाद और उनकी मृत्यु के पश्चात जो मेंडलवाद की पुनर्खोज यानी जो मेंडल के नियम थे उनको वापस से खोजा गया कि वास्तव में मेंडल ने जो नियम दिए थे वो सही थे या नहीं थे। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि उनके जो खोज थी उनको इतना रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। तो मेंडल की आद की पुनर्खोज यानी मेंडल के द्वारा नियम दिए गए थे उनको जो 3 वैज्ञानिक थे उन्होंने वापस से खोजा था। मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष पश्चात जो 3 वैज्ञानिक थे अलग अलग देशों के उन्होंने खोजा। उसमें जो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के इरिन वॉन शेरमॉक तथा जर्मनी के कार्ल कोरेंस और हॉलैंड के हुगो डी विलिच। इन 3 साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने व्यूज दिए, इनमें कुछ मिलते हुए भी था तथा उन्होंने कहा कि वास्तव में जो मेंडल के द्वारा रिसर्च करी गई थी वह बिल्कुल सही थी और उन्होंने जो अपने नियम प्रतिपादित किए वो बिल्कुल सही। मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधे पर अध्ययन किया गया उनके 7 लक्षणों को हम समझ चुके हैं। अब उनके द्वारा जो नियम दिए गए उन नियमों को समझने के लिए उन नियमों से संबंधित कुछ परिभाषाएं जिनको समझना हमारे लिए जरूरी है। तो आइए पहले हम उन परिभाषाओं को समझ लेते हैं। उनमें सबसे पहली परिभाषा होती है जीन। मैंने आपको पता हो तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जीन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो वो समय आ चुका है कि अब जीन क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जीन वह कारक होते हैं जो केवल एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, उन्हें जीन कहते हैं। यानी जो पौधा होता है उसके अंदर केवल जीन एक ही कारक का निर्धारण करेंगे। यदि लंबेपन का निर्धारण करना है तो वो एक समय पर लंबेपन का ही निर्धारण करेंगे और यदि बोनेपन का निर्धारण करते हैं तो वो केवल बोनेपन का ही निर्धारण करेंगे। जीन हमेशा केवल एक लक्षण का निर्धारण करता है, उसे हम जीन कहते हैं। तो और ये जो जीन शब्द है उसको जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको जीन नाम दिया था। उसके बाद में दूसरी परिभाषा आती है अपने पास में युग्म विकल्पी, यानी एलील या एलिलोमार्क, इनको हम कह सकते हैं। ये तीनों एक ही नाम है। युग्म, देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, युग्म यानी पैर में होगा, विकल्पी मतलब इनका दूसरा विकल्प मौजूद होगा जिसे हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। यानी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के
दो विपर्यासी स्वरों को वो युग्म विकल्पी कहते हैं। यानी जब किसी एक लक्षण को कोई जीन नियंत्रित कर रही है तो उसके हमेशा उसका युग्म विकल्पी मौजूद होगा, उसका विपरीत हमारे पास में मौजूद होगा, जिसे हम युग्म विकल्पी कहते हैं। तीसरी परिभाषा हमारे पास में आती है समयुग्मकी। देखिए, नाम से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। समयुग्मकी मतलब युग्मक है, यानी क्या है, समान है, जिसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मकी। यानी जब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप समान होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। जैसे कि लंबापन के लिए हमने क्या लिया, कैपिटल टी, तो इसमें ये वाला टी भी समान है और ये वाला टी भी समान है, यानी इसके दोनों स्वरूप क्या है, समान हैं। और ये किसके लिए है, लंबेपन के, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं,